गेस्ट ऑफ द वीक कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ लखोटिया, विभागाध्यक्ष कार्डियो थोरासिक और वस्कुलर सर्जरी विभाग, BHU वाराणसी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद, सबको नमस्कार। और विविध भारती का ये जो प्रोग्राम है वो इंफोटेनमेंट है, यानी बहुत गंभीर बातें तो नहीं, लेकिन दिल का मामला तो जरूर है। और दिल के डॉक्टर आप हैं, तो दिल की जुबान से हम लोग आज दिल की बातें करेंगे। आप अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से मेडिकल फील्ड में आना हुआ आपका, बचपन से क्या आप चाहते थे और किस तरह से आए आप इसमें? जी, मैं बचपन से तो मेडिकल फील्ड में नहीं आना चाहता था। पहले मैं एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता था जी। उसके बाद फिर मेरी रुचि ह्यूमन जेनेटिक्स में हुई, लेकिन फिर कुछ संयोग ऐसा था, कई चीजें कुछ ऐसी हुई कि मेडिकल की तरफ अचानक से रुझान हुआ और मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई कलकत्ता से की। उसके बाद MS इन जनरल सर्जरी मध्य प्रदेश रीवा मेडिकल कॉलेज से पूरा किया। और मूलतः बचपन कहाँ बीता आपका? बचपन मेरा ज्यादा तो बनारस में ही बीता, यूं कह लें गंगा जी के किनारे ही बीता बनारस। यानी रहने वाले काशी के ही हैं? हाँ, ऐसे कह सकते हैं, बट मेरा ऐसे ओरिजिनल जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था और फिर मैं ऐसे ओरिजिनली रहने वाला राजस्थान का हूँ। जी जी। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपका पढ़ाई लिखाई और इस पेशे में रहते हुए आना जाना हुआ होगा। जी, बहुत सारी जगहों में हुआ। कानपुर मेडिकल कॉलेज में भी मैं 3 साल था जब मैं MCH कर रहा था। उसके पश्चात फिर मैं दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में काम किया और 2011 में फिर मैं BHU में काशी। और जिसे BHU आपने जैसा जिक्र किया, इसे हम महामना की बगिया कहते हैं। मानते हैं हम सभी और जो भी वहाँ के विद्यार्थी हैं या काम करने वाले वहाँ लोग हैं कि यहाँ पर शिक्षा या अध्यवसाय या अपने वृत्तिगत कार्यों के साथ साथ एक बड़ा सांस्कृतिक और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ परिवेश होता है। आप कितने वर्षों से और आपने क्या महसूस किया विश्वविद्यालय के बारे में? बिल्कुल सही है। देखिए, मैं यहाँ पे जब स्कूल भी की, मेरी स्कूलिंग बनारस ही हुई और सौभाग्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से भी मैंने पढ़ाई की थी। तो वहां तो देखिए गेट पर ही लिखा हुआ है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं ये बहुत सच है। और हम सब, और ये बनारस का हमेशा से, काशी की हमेशा से ये आबो हवा में ही रहा है, इस तरह की जो फिलॉसफी है। और गंगा जी का किनारा है तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये सारी बातें, ये जो सारी चीजें, जो सेवा वाली जो भाव है, वो डेफिनेटली बहुत हद तक अंदर अंदर अपने जो BHU के छात्र छात्राएं हैं उनके अवचेतन मन में भी ना वो चीज अंदर ही अंदर समा जाती है। बिल्कुल। बनारस जो भारतीय जो संस्कृति है उसका कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक नगरी है बनारस। और यहाँ की संस्कृति, आध्यात्मिक और तीर्थ संबंधी जो भी हमारी परंपरा है भारत में, बड़ी ऐतिहासिक और प्राचीन है। यहाँ अब तो जैसे देश दुनिया से भी बहुत सारे पर्यटक लाखों करोड़ों की तादाद में प्रतिवर्ष अभी आ रहे हैं। बचपन के बारे में कुछ बताएं, कैसा अनुभव रहा जब आप पढ़े लिखे भी यहीं पे हैं? तो यानी पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या शौक रहे बचपन से आपके? बचपन में तो बहुत ही प्यारा अनुभव था। तब तो बनारस में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, पूरा शहर हम लोग साइकिल से ही घूमते थे। मुझे याद है मैं बैडमिंटन खेलने भी अपने निवास स्थान जो कि BHU के समीप है वहां से DLW तक साइकिल चला करके जाता था और रात होने के पहले ही वहां से लौटते थे क्योंकि पूरा रास्ते सुनसान हो जाते थे। जी। मतलब जैसे सब्जी के खेत भी, मुझे याद है रविंद्रपुरी इलाके में खेत भी थे, खुजवा इलाके में, तो ताजी सब्जियां भी वहां से मिल जाती थी। बाकी गंगा जी तो आनंद के हम लोग के लिए सबसे बड़ा स्रोत था। खूब तैरने जाते थे, घाटों पे खूब आनंद होता था। तब आज की तरह के बनारस में ना तो भीड़ भाड़ थी, ना तो मतलब रिक्शा खूब थे, रिक्शा से ही हम लोग सब जगह आया जाया करते थे। पॉल्यूशन भी बिल्कुल इतना नहीं था और साइकिल भी सबकी ज्यादा लोगों की सवारी साइकिल हुआ करती थी। 4 व्हीलर्स इक्का दुक्का दिख जाया करते थे। बट शहर में जो मस्ती थी वो हमेशा से थी। खान पान हम लोग ने यहाँ का खूब एंजॉय किया। यहाँ के जो स्ट्रीट फूड्स थे उस समय पुराने बनारस में, जिसको पक्का महल वाला एरिया बोला जाता है, वहाँ की गलियों में खाना पीना जो उस वक्त एंजॉय किया वो आज भी याद आता है। इतने गंभीर हृदय रोग संबंधी विभाग में रहते हुए, काम करते हुए, बहुत सारी चीजों से, लोगों से मिलना जुलना होता होगा आपको। कोई खास अनुभव जो अपना इतने वर्षों के तजुर्बे के बाद आप शेयर करना चाहते हैं? जी, ऐसे बहुत सारे अनुभव याद आते हैं इस BHU के 15 साल की सेवा के दौरान में। एक अनुभव जो मुझे याद आता है, एक बच्चा आया था हमारे पास, 2011-12 की बात है। वो इलाज कराने के लिए आया था। उस वक्त उसके दिल में बहुत बड़ा सा छेद था और ज्यादातर जगहों पे उसकी उम्र तब लगभग 9-10 साल हो चुकी थी और उसको यही बताया गया था कि अब इसमें और आगे इलाज संभव नहीं है, दवाई से ही चलना होगा।
मैंने उसको ओपीडी में देखा तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम सर्जरी कराना चाहते हो? बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ सर, अगर कोई करेगा तो मैं करवाऊंगा। ये बच्चे ने बोला मुझे। जी जी। और बच्चे के साथ मैंने बोला तुम्हारे साथ और कौन आए हैं? तो बोला मेरी दादी बाहर बैठी हैं। तो मैंने बोला बुलाओ। तो फिर उसकी दादी आई तो दादी ने बोला कि हाँ अगर हो सकती है तो हम लोग करवाएंगे, पर हम लोग के पास कोई भी पैसा नहीं है। हम लोग नहीं, उसकी चिंता आप मत करो, तो एक सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे कई तरह के अनुदान भी आते हैं। तो वो लोग राजी हुए। बच्चे के माता पिता दुर्भाग्य से नहीं थे, तो उसकी दादी और बच्चे ने खुद अनुदान का कागज लिया और जमा किया और सब उसके पैसे आए। फिर बाकी कुछ पैसे कम पड़े, वो हम लोगों ने आपस में मिलकर उसके लिए जुटाए। भगवान की दया से उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। उसके दिल का जो बड़ा सा छेद था वो बंद भी हो गया। उसके छेद की वजह से उसके फेफड़ों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो उसकी सर्जरी थोड़ी हाई रिस्क थी। फिर वो बच्चा ठीक हुआ, बहुत जल्दी उसने स्वास्थ्य लाभ किया। 10 दिन के अंदर उसकी छुट्टी भी हो गई। लेकिन छुट्टी होने तक दौरान मुझे याद है कि वो बच्चा इतना तेज था कि वो आईसीयू के बाकी मरीजों की मदद भी करने लगा अपने बीमारी के दौरान। और उसी दौरान उसने अपने दादी के मोतियाबिंद की सर्जरी भी हमारे अस्पताल में करवा दी। दादी को एक दिन अस्पताल लेकर गया तो मैंने, एक दिन उसकी दादी आई तो आंखों में काला चश्मा लगाई हुई थी। मैंने पूछा ये क्यों लगा? तो बोली कि मेरा भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। तो ये बच्चा आंख विभाग में ले जाकर के उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दिया। फिर उसके बाद मेरे को बोला कि सर मैं पढ़ना भी चाहता हूं। तो ये थी, इसकी 2 बड़ी बहनें भी थी। तो हम लोगों ने इसको मिर्जापुर चुनार में एक संस्था का स्कूल है, वहां पे इन बच्चों को दाखिला के लिए दाखिल करवाया। तो 2 लड़कियां तो बहनें तो पढ़ के पूरा निकल गई 12वीं तक, लेकिन ये बच्चा वहां से भाग गया और ये भाग करके अपना ट्रक व्रक चलाने लगा। आज ये बच्चा अभी भी बहुत मिलने आता है। उसकी शादी हो गई, अब इसका भी एक छोटा बच्चा है, लेकिन ये बड़ा अफसोस करता है कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी दोनों बहनें पढ़ ली, मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे हौसले वाली जो बातें हैं वो हमेशा याद रह जाती हैं। और इनकी एक थी, इनकी दादी आई, एक बार दादी आती थी तो दादी पांव छूती थी। तो मैंने बोला कि आप इतनी बड़ी हैं, हम लोगों का पांव मत छुआ करिए। तो इनकी दादी ने कहा कि सर मैं आपका कहाँ पांव छूती हूँ, मैं तो आपके अंदर कुछ देखती हूँ, उसका पांव छूती हूँ। जी, वही हमने जिसका जिक्र किया था कि वास्तव में जान देने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। और आम समाज में हम सभी एक चिकित्सक में उसके पास बड़ी उम्मीद से जाते हैं और वही छाया देखते हैं। तो इस तरह के चिकित्सकीय पेशे में रहते हुए जहाँ 24 घंटे की व्यस्तता होती है, ये मानवीय दृष्टिकोण होना बड़ा विरले होता है, खासतौर से आज के अर्थ प्रधान और बाजारवाद के युग में। एक चिकित्सक को कितने नैतिक और जीवन मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का बोध होना चाहिए, ये इस विषय पे क्या कहेंगे, खासतौर से आज के हालात को देखते हुए? देखिए, मैं जब अपने मेडिकल के छात्र छात्राओं को पढ़ाता हूं तो मैं उनको एक बात हमेशा कहता हूं कि किसी को भी कोई सलाह देने के पहले या किसी का इलाज चालू करने के पहले 1 मिनट के लिए अपने आप को उसकी जगह पर रख करके ये सोच लेना कि यदि तुम्हें ऐसा किया जाता तो तुम्हें कैसा लगता, या तुम्हें अगर ये सलाह दी जाती या इस तरीके से किया जाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। अगर अपने को 1 मिनट के लिए अगर आप उस स्थान पर रख के सोच लेंगे तो ज्यादातर वक्त जो आप कार्य करेंगे वो कार्य आप सही करेंगे और गलत नहीं करेंगे। बाकी तो देखिए, हम सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। एक्चुअली आजकल इतनी भागदौड़ की जिंदगी हो गई ना कि व्यक्ति, हमारी जो बड़ी समृद्ध माइथोलॉजी है, साहित्य है, उससे थोड़े से नए दौर के बच्चे, डॉक्टर इंजीनियर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इन चीजों को वक्त नहीं निकाल पाता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के दबाव के चलते। तो आप में इस तरह के संस्कार कैसे आए और किस तरह से नई पीढ़ी को, हमारे श्रोताओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है बनारस शहर, मेरे परिवार, मेरे गुरुजनों और गंगा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा। गंगा जी एक ऐसी जगह है ना कि जहां पर हजारों साल से न जाने कितने बड़े बड़े लोगों ने बैठ के तपस्या की, और अगर आप वहां जाके कुछ समय बैठेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ वहां से हासिल ही होगा। आप बस शांति से बैठ करके वहां की चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं अपने मेडिकल कॉलेज में कि हम लोगों को हर 3 से 6 महीने के बीच में ना एक बार बनारस के जो महाशमशान, जो हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट है, वहां पे कुछ देर जा करके 1-1.5 घंटा शांति से बैठ करके वहां की चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। स्नान तो हम लोग रोज करते हैं, जिसको हम लोग कह लें कि
फिजिकल स्नान, फिजिकल बात, लेकिन वहां पे जाके अगर कुछ देर बैठेंगे ना तो वहां पे आध्यात्मिक स्नान आपका हो जाता है। जो आपके शरीर में जो घमंड और लोभ और जो सारी चीजों के मैल चढ़ता है 2-3-4 महीने में जो चढ़ जाता है, वो अगर आप उन मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पे कुछ देर बैठ लेंगे तो वो एक प्रकार का स्पिरिचुअल बात वहां पर हो जाती है। और ये सदियों से होता रहा है बनारस में कि देश दुनिया से कोने कोने से लोग बनारस आते हैं इसी अनुभूति को करने के लिए। और आज भी देश ही नहीं, विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक, तीर्थयात्री और जो भारतीय और बनारस के दर्शन को समझना चाहते हैं वो इन घाटों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये तो बनारस की खूबी है ही। इस तरह का लैंडस्केप जो बनारस के घाट है, जहां पे जीवन के हर अंग को आपको कोई ना कोई रूप में देखने मिलता है, चाहे वो जन्म से लेकर के उसके बाद मौज मस्ती युवा अवस्था की लेकर के आपको वहां क्रिकेट के मैच मिल जाएंगे, लोग घूमते फिरते खाते पीते युवा युवतियां अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल गुजारते हुए भी मिलेंगे। आपको वहां पे शादी करते हुए लोग भी मिलेंगे, शादी के बाद गंगा मैया की आरती करने भी लोग वहीं पर आते हैं। आपको वहां पे लोग बर्थडे मनाते, शादी करते, प्रोग्राम करते, यूं ही बैठे समय गुजारते। कितने सारे जिंदगी के जितने पड़ाव हैं वो आपको उस घाट के पर्दे पे देखने मिल जाएंगे। ऐसा मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। अच्छा, वहां पे जो शमशान घाट हैं वो भी किसी पर्दे के पीछे नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां पर कि मृत्यु को भी एकदम आपको साक्षात दर्शन ही आप करते हैं। ये भी जीवन की अंतिम सच्चाई है, इसको भी आप देख लो। तो ऐसा नहीं है कि वहां बच्चे नहीं जाते हैं, वहां कोई और कार्यक्रम नहीं होते, वहां भी सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहता है। तो ये बनारस की बहुत बड़ी खूबी है। बिल्कुल, बनारस जो है वो मानवीय जीवन दर्शन का आईना है। और ये एक बात ये बताएं कि बनारस से आप बचपन से जुड़े रहे हैं, कुछ और खास हॉबीज, गीत संगीत साहित्य पठन पाठन की रही है आपकी? बनारस से जुड़ने की वजह से देखिए, गीत संगीत की तो मेरी बहुत हॉबी है। हम लोग घर पे भी बहुत सारे गीत के संगीत के कार्यक्रम करते हैं जिनको बैठकी कहते हैं। तो कई बनारस के बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों से को हमको सुनने का मौका मिला। संकट मोचन संगीत समारोह हुआ या ध्रुपद महोत्सव हुआ या गंगा महोत्सव हुआ, इन सब के दौरान बनारस में मैंने मतलब जो जितने भी दिग्गज कलाकार थे उन लोग सब की गायकी सुनी और उसका जीवन पे डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ा। और उसके अलावा गंगा जी में तैरने का आनंद कह लीजिए या बनारस के व्यंजनों का आनंद लेना कह लीजिए या सिर्फ गलियों में घूमने का आनंद कह लीजिए, इतने तरह के बनारस में लोग आते हैं, इतने दूर दूर से पूरे दुनिया भर से, उनसे मिलना जुलना होने से आपकी जो दृष्टिकोण है ये शहर आपके दृष्टिकोण को बहुत व्यापक बनाता है। और इस शहर आपको टॉलरेंट होना, आपको सब चीजों को अपनाना और आपको सबके साथ मिलकर रहना भी सिखाता है। बिल्कुल। और भगवान बुद्ध की भी जगह रही है तो सारनाथ का भी, मतलब वहां जब भी मैं जाता हूं तो उस जगह का भी बहुत असर पड़ता है। बाकी कबीर, रैदास, मतलब क्या नहीं बनारस से आपको, कबीर की आप फिलॉसफी देख लीजिए, कितना कुछ वो चीज आपको बनारस से सीखने मिलती है। और जैसा आपने पूछा, मेरे नाना जी नानी जी का भी मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा। मेरा बचपन काफी उन लोगों के साथ भी गुजरा था और हमारे घर में सबको संगीत का शौक है, तो वो सारी चीजों का बहुत प्रभाव पड़ा। और गीत संगीत और बनारस की बहुत सारे जो संगीत उत्सव होते हैं, संकट मोचन संगीत समारोह हो, गंगा महोत्सव हो, उसका जिक्र चला को जोड़ेगा। एक मुझे गाना याद आ रहा है जो मेरी जब जिसको कह लीजिए जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया था तो उस जमाने में, उसको रैगिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सीनियर्स ने मुझे कहा कि कोई गाना गाओ, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गाना गाया नहीं, मुझे संगीत का बहुत शौक था। तो मेरे दिमाग में एक गाना आया, वो मैंने उस समय गुनगुनाया और वो सब लोग ने कहा कि ये कैसे किशोर कुमार का गाना है, हमने तो किसी ने नहीं सुना। कलकत्ता में कोई इस गाने को मानने तैयार नहीं थे कि किशोर जी का गाना है। वो गाना है सपनों के शहर हम बनाएंगे एक घर। आजकल जैसा हम लोगों ने बीच में भी जिक्र किया, हर युवा मेडिकल के फील्ड में आना चाहता है, लेकिन सीटें सीमित होती हैं, परिश्रम बहुत करना होता है। कोचिंग संस्थाएं भी आ गई हैं जिसमें पढ़ाई और तैयारी महंगी तो है ही। आपने किस तरह से तैयारी की और आज के जो युवा प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं हमारे, उन्हें क्या बताएंगे बच्चों को कि वो किस तरह से इस फील्ड में, खासतौर से मेडिकल में प्रवेश में सफलता पा सकते हैं? देखिए, अपना नियमित, आपको अपना जो जीवन है ना बहुत नियमित रखना है और अपना गोल फिक्स रखना है जी। और उसके अलावा कभी तनाव बहुत ज्यादा मत लीजिए, रात को बहुत मत जगिए। पढ़ाई के लिए आप जरूर जगिए, लेकिन रात की नींद एक अच्छी होनी चाहिए। और आपकी तैयारी किस तरह से हुई? मेरी तैयारी तो देखिए, उस वक्त तो कोचिंग्स नहीं होती थी, जी बताऊं आपको, तो बनारस में उस वक्त कोचिंग्स नहीं थी और उस समय कोचिंग कोई पढ़ता भी नहीं था। पोस्टल कोचिंग हुआ करती थी, बाई पोस्ट उनके मॉड्यूल्स आते थे तो वो हम लोग पढ़ते थे। उसके अलावा
मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे, हम लोग बहुत रेगुलरली अपनी सब क्लासेस अटेंड करते थे। हमारे स्कूल के टीचर्स माने केमिस्ट्री में ओपी सिंह सर थे, बायोलॉजी में एमजेड हक सर थे, फिजिक्स में त्रिपाठी सर थे। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन लोगों ने जो चीजें, जो हम लोग के फंडामेंटल्स क्लियर किए, जो बेसिक चीजें जो क्लियर की ना, वो हम लोगों के आगे के सारे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हम लोगों को उससे बहुत मदद मिली। यानी नियमित रूप से अध्ययन जरूरी है। और सही आपने कहा कि एक दौर था जब इस तरह के कोचिंग वगैरह के कोई संसाधन नहीं थे और गांव गिरांव से दूर दराज के भी जो मेधावी विद्यार्थी थे वो अपनी प्रतिभा के बल पर जीवन में उन्होंने सफलताएं हासिल की। यानी खुद पर विश्वास रखना चाहिए और निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। इस लिहाज से जीवन का मूल मंत्र सूत्र आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे खूब प्यार से रहिए, क्रोध कम, लालच कम, अपना काम निष्ठा से करिए, सब कुछ आपको ईश्वर जरूर देगा। तो श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ थे प्रोफेसर सिद्धार्थ लखोटिया, विभागाध्यक्ष कार्डियो थोरासिक और वस्कुलर सर्जरी विभाग BHU। ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपको भी शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।